वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान को बंगाल की नर्सरी कहा जाता है? अवध। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। अवध को बंगाल की नर्सरी क्यों कहा जाता है? बंगाल सेना के अधिकांश सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की गई थी। उनमें से कई ब्राह्मण थे, उच्च जातियों से थे। अवध को वास्तव में बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। बंगाल सेना ने ब्राह्मणों, राजपूतों और भूमिहार जैसी ऊंची जातियों की भर्ती की, जो ज्यादातर अवध और बिहार क्षेत्रों से थीं। यहां तक कि 1855 में निचली जातियों की भर्ती को भी प्रतिबंधित कर दिया था, एक प्रथा जो अगले 75 वर्षों तक जारी रही। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ यह है कि ये इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, जिसका अर्थ है ये इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड में जाने में सहायता करती है? F2। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। F2 एक्सेल में वो कुंजी है जो एडिट मोड में जाने के लिए सुविधा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जिनेथ बेदोया लीमा को। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। ये है कहाँ की? ये कोलंबिया खोजी पत्रकार जिनेथ बेदोया लीमा को मीडिया पेशेवरों की एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिश पर 2020 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता पुरस्कार से नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। विनय पिटक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विनय पिटक बौद्ध विहित त्रिपिटक 3 संग्रहों के 3 खंडों में सर्वाधिक प्राचीन और छोटा है। वो बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगिनों के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। विनय पिटक त्रिपिटक में पहला है और इसमें भिक्षुओं और योगिनों के आचरण और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृत्यों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या है? अम्फान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अम्फान मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? बिना मुकदमा के कारावास। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई वकील और न कोई दलील किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? अपूर्वी चंदेल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अपूर्वी चंदेल है कहाँ की? ये राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? सेवा सदन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। वर्ष 1919 में प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास मूल रूप से उर्दू में बाजार हुस्न शीर्षक के तहत लिखा गया था, लेकिन कलकत्ता स्थित प्रकाशक द्वारा सेवा सदन के नाम से पहले हिंदी में प्रकाशित किया। सेवा सदन समाज में महिलाओं की बुरी स्थिति, बाल विवाह और दहेज से संबंधित है। यह हमें भारतीय उच्च वर्ग और ब्रिटिश सरकार के उन्हें मिले अवसरों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन संगठन से जुड़े हैं। कैलाश सत्यार्थी का नाम भारत में मध्य प्रदेश के जो इनका जन्म है, कैलाश सत्यार्थी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1980 में उन्होंने अध्यापन छोड़ दिया और बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने हजारों बच्चों को गुलामी जैसी परिस्थितियों से मुक्त कराया। वो बाल श्रम के विरुद्ध और बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के लिए कार्य करने वाले अन्य संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला
में भी सक्रिय रहे। वह बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन सहित कई सामाजिक संगठनों के संस्थापकों में से एक हैं। निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है? गरीबी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण गरीबी है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? 129। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें मानव विकास सूचकांक की है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। एचडीआई इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक। मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच, एक सभ्य जीवन स्तर। अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? मिली बॉबी ब्राउन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसकी वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? हम्पी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला वाला धरोहर स्थल हम्पी है। हम्पी को हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो 1886 में शामिल हुआ। हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाने वाले धरोहर स्थलों का एक संग्रह है। विरूपाक्ष मंदिर इस स्थल पर सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक है, जो हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया चंद्रशेखर आजाद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 1920 के दशक में झांसी सदर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से एक आश्रय स्थापित किया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। भाभरा को भाभरा या चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की अलीराजपुर जिले में शहर और नगर पंचायत है, जहां आज आजाद कथित तौर पर सन्यासी के वेश में गुप्त रूप में रहते थे। आजाद 1985 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा एक ट्रेन को लूट लिया गया। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में 2 पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई। बाघ का नाम क्या था? बाघ का नाम बाजीराव था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई। इसका नाम बाजीराव था। अगला क्वेश्चन है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया। ये अध्ययन कहाँ किया है? लक्षद्वीप। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन के लिए लक्षद्वीप में अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? खिलाफत आंदोलन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन है क्या? वर्ष 1919 विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुस्लिमों को गहरा आघात पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। ये आंदोलन 1924 में समाप्त हुआ, जब तुर्की ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? गोविंद वल्लभ पंत। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये बात 27 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा में बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा? केरल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? दाएं सिरे पर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी ध्वज संहिता का स्थान ले लिया, जैसा कि पहले अस्तित्व में आया। भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार निम्नलिखित नियम है। जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में रखा जाता है तो वो दाईं सिरे की ओर होता है। सामान्य नियम यह है, भारतीय ध्वज सभी झंडों का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। जब झंडों को एक सीधी रेखा में रखा जाए तो सबसे दाहिना भारतीय झंडा होता है। इसके बाद वर्ण अनुक्रम में अन्य राष्ट्रीय ध्वज होते हैं। जब एक वृत्त में रखा जाता है तो पहला ध्वज भारतीय ध्वज पहला बिंदु होता है, उसके बाद अन्य ध्वज वर्ण अनुक्रम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम द्वारा निर्मित किया और नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले उपग्रह का नाम बताइए। कलाम उपग्रह। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहला छात्र उपग्रह एक भारतीय स्कूल टीम द्वारा बनाया गया और नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया कलाम उपग्रह। उपग्रह का पूर्व नाम राष्ट्रपति और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसे कलाम सेट कहा जाता है। इसे नासा के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मुंबई में प्रक्षेपण की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। INS वागीर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नवंबर 2020 में मुंबई में प्रक्षेपित की गई कलवरी श्रेणी की INS वागीर है। अगला क्वेश्चन है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कोबोल मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यापार, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में उपयोग की जाती है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला परमाणु कूट परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा की वर्ष मई 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ। एक दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण परमाणु परीक्षण 2 मई 1998 को आयोजित किया गया। पोखरण 2 का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। यह भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का दूसरा कूट था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर और यात्रा को पूरा तय करने में 167 घंटे और या फिर 6 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि समाधान तटस्थ अम्लीय है या क्षारीय है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। अम्लीय विलियन में डालने पर यह लाल हो जाता है। जब एक मूल घोल में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ट्रक खेती। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसान सब्जियों में ही माहिर होते हैं। इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती के नाम से जाना जाता है। उन क्षेत्रों में जहां किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, खेती को ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है और बाजार से ट्रक फार्म की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिसे एक ट्रक रात भर में कवर कर सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक खेती है। प्रमुख ट्रक खेती क्षेत्र कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, अटलांटिक तटीय के मैदान के साथ ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है। विशिष्ट फसलों के केंद्र मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रक फसलों में टमाटर, सलाद, खरबूजे, चुकंदर, ब्रोकोली, अजवाइन, मूली, प्याज, गोभी और स्ट्रॉबेरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? तमिलनाडु। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? सूरत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सितंबर 2024 के अनुसार भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, जिनका उल्लेख यहां पर हमने कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, असम में सबसे पहले तेल कुआं कहां खोजा गया था? डिगबोई। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम में डिगबोई में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई थी। 19वीं सदी के अंत में डिगबोई में कच्चे तेल की खोज की गई। पहला तेल कुआं 1866 में खोदा गया। डिगबोई को असम तेल के शहर के रूप में भी जाना जाता है, जहां एशिया में पहला तेल कुआं खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन नामक उपकरण का आविष्कार किया जो आज के कंप्यूटरों का एक मॉडल है। क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कंप्यूटर का मूल विचार दिया, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का पिता जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ग्रीन हाउस गैस। ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा योगदान करता है जो कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और इसे वापस पृथ्वी पर भेजती हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाती हैं और ग्रह को गर्म रखती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं। हम BMI की गणना कैसे करते हैं? बॉडी मास बटे मीटर में ऊंचाई का वर्ग, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह पता लगाने का तरीका है कि वयस्क कुपोषित है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स की गणना करना। व्यक्ति का वजन किलोग्राम में लें, फिर ऊंचाई मीटर में लें, वजन को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करें। यदि आंकड़ा 18.5 से कम आता है तो व्यक्ति कुपोषित माना जाएगा। हालांकि यदि यह BMI 25 से अधिक है तो व्यक्ति का अधिक वजन वाला है। यह मानदंड बच्चों पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य दृढ़ीकरण की आवश्यकता बनाए रखने के लिए शरीर में संतुलित आहार। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। फोर्टिफिकेशन का अर्थ है भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाना ताकि भोजन की पोषण की गुणवत्ता में सुधार हो। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है? यह वंशागति की एक इकाई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जीवित प्राणियों में एक जीन वंशागति की इकाई है। यह जनक संततियों में आनुवंशिक गुण के संचरण को नियंत्रित करता है। यह इंगित करता है कि संतति को जनक के कुछ लक्षण वंशागत में मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी पिता की आंखें भूरी हैं तो संतान में भी आंखें भूरी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के हाल में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं। कोलकाता मेट्रो। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश की सबसे पुरानी कोलकाता मेट्रो रेल 29 दिसंबर 2010 को भारतीय रेलवे का 17वां स्वतंत्र जोन बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा RRB NTPC 8 जनवरी शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।